नमस्कार बच्चों। आपके एनसीईआरटी सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पाठ है आय का चक्रीय प्रवाह। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है। पहले हम किसी अर्थव्यवस्था की स्थिति को देख लेते हैं बच्चों कि अर्थव्यवस्था में किस तरह की स्थितियां होती हैं जिसकी वजह से ये चक्रीय प्रवाह उत्पन्न होता है। तो अगर मैं कहूँ तो अर्थव्यवस्था में तीन काम होते रहते हैं, जैसे कि उत्पादन का कार्य होता रहता है, उस उत्पादन के कार्य से आय का सृजन होता रहता है और उस आय सृजन से व्यय भी होता रहता है। अब ये कैसे होता रहता है? हर बात में तो मैडम कह दी कि होता रहता है, अब इसको जरा समझिए कि कैसे। अगर उत्पादन कार्य किया जाता है बच्चों तो उसके लिए उत्पत्ति के साधनों की जरूरत पड़ेगी, मजदूर के रूप में, भूमि के रूप में, पूंजी के रूप में, साहसी के रूप में। तो ये उत्पत्ति के साधन अगर काम करेंगे तो क्या मुफ्त में काम करेंगे? नहीं ना, उन्हें कुछ ना कुछ पैसे तो देने पड़ेंगे हमें। तो उन्हें जो हम पैसे देंगे उससे हमने क्या कर दिया? उससे हमने आय का सृजन कर दिया। अब ये जो मजदूर है, ये साहसी है, या ये जो पूंजीपति है या भूमि का जो मालिक है, उस पैसे का क्या करेंगे? क्या उसे खर्च नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बच्चों उसे खर्च करेंगे। तो उसको खर्च करने या व्यय करने पे वो क्या करेंगे? व्यय करने के लिए करेंगे मांग कि हमें ये चीज़ इतनी मात्रा में चाहिए। जैसे आप ही मांग करते हैं, मुझे 10 कॉपियाँ चाहिए, मुझे 5 कॉपी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी मांगों से बच्चों अर्थव्यवस्था में बड़ी मांग का सृजन होता है कि एक दिन में इतनी कॉपियाँ बिकती हैं, इतनी कॉपियों की मांग रहती है। तो खर्च करने के समय जब ये उत्पादक, जब ये साहसी या पूंजीपति या भूमिपति जो भी आय प्राप्त करेंगे उससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे खर्च करेंगे। और खर्च करने का रूप क्या होगा बच्चों? वस्तुओं को खरीदेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे। तो वस्तुओं की जब मांग होगी तो उसका उत्पादन करने वाला क्या खुश नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। वो चाहेगा कि मैं और उत्पादन करूं, और उत्पादन करूं। तो वो और ज्यादा उत्पादन करने के लिए फिर उत्पत्ति के साधनों को काम पे लगाएगा, फिर आय का सृजन होगा, फिर वो लोगों को जो आय मिलेगी उसे वो खर्च करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया कहीं जाकर समाप्त होने वाली है? नहीं। जब तक मनुष्य है, मनुष्य मांग भी करेगा, उत्पादन भी करेगा और उसे खर्च भी करेगा। तो इसीलिए हम इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसका ना अंत है और जिसके ना प्रारंभ को हम कह सकते हैं। क्योंकि ये वही बात हो जाएगी कि पहले मुर्गी आई या अंडा, कि आप क्या कहोगे कि पहले मांग हुई कि उत्पादन हुआ? दोनों में से किसी को भी प्रूफ करना कठिन है। बस हम इतना जानते हैं कि उत्पादन होता है, उससे आय का सृजन होता है और उस आय को खर्च किया जाता है और वस्तुओं की मांग की जाती है, जिससे फिर उत्पादन होता है, फिर आय मिलती है, फिर खर्च होता है। तो एक तरह से बच्चों ये सर्कुलर फ्लो जो है वो अर्थव्यवस्था में काम करता रहता है। इसी से हर देश की अर्थव्यवस्था चलती रहती है। अब यही जो उत्पादन, आय और व्यय की प्रक्रिया है, जब अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में क्रियाशील होती है बच्चों, जैसे द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय, चतुर्थ क्षेत्रीय, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में जब ये चलती है, खुली अर्थव्यवस्था में जब ये सर्कुलर फ्लो होता है, तो वो कैसे होता है यही हमको समझना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ प्रवाह की, कि अर्थव्यवस्था में प्रवाह कितने तरह के होते हैं। तो बच्चों अर्थव्यवस्था में प्रवाह दो तरह के होते हैं। एक अर्थव्यवस्था का वह प्रवाह होता है जिसे हम मौद्रिक कहते हैं, मुद्रा के रूप में। और एक अर्थव्यवस्था में बच्चों प्रवाह वस्तु और सेवाओं के रूप में होता है। तो अगर मैं कहूँ कि प्रवाह
के रूप कौन कौन से हैं, तो आप याद रखिएगा कि एक वास्तविक प्रवाह, और उसे रियल फ्लो ही क्यों कहते हैं? उसे रियल फ्लो इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि वो आपको नजर आता है, उसे आप देख सकते, गिन सकते। जैसे वास्तविक प्रवाह का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। तो आप वस्तुओं को देख सकते हैं, वास्तव में आपको वस्तुएं मिलती हैं, वास्तव में आपको सेवाएं मिलती हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता है, आप जाकर दुकान में 2 पेन मांगते हो, आपको 2 पेन मिलता है। तो इसे अर्थव्यवस्था में हम रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह कहते हैं, जब वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, ध्यान दीजिएगा, हस्तांतरण, एक हाथ से जाना दूसरे हाथ में पहुंचना। जैसे दुकानदार के हाथ से 2 कॉपी आपके हाथ में पहुंच गई, तो ठीक इसी को बच्चों वस्तुओं और सेवाओं का जहां पर हस्तांतरण होता है उसे ही हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह। और दूसरा जो प्रवाह है वो है मौद्रिक। तो मौद्रिक नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें किसका प्रवाह होगा? मुद्रा का। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब मुद्रा का लेन देन होता है तो यह मौद्रिक प्रवाह कहलाता है। उसके बाद बच्चों बोर्ड का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आखिर क्यों वास्तविक प्रवाह की विपरीत दिशा में मौद्रिक प्रवाह होता है, उल्टी दिशा में क्यों होता है? तो चलिए पहले देख लेते हैं कि उल्टी दिशा में होता है या नहीं, फिर उसके कारणों को भी देखेंगे। तो अगर मैं इसे बहुत ही सरल रूप में आपको बताना चाहूं तो बच्चों आप इसे ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर एक दुकान है, शॉपकीपर है, दुकानदार है, ठीक, और यहाँ पर स्वयं आप हैं, ठीक। ये इस तरीके से मैं समझा रही हूँ। आप गए, आपने कॉपी या पेन खरीदना चाहा, ठीक, तो आपने मांग की, इस दुकान तक पहुंचे और कॉपी और पेन की मांग कर दी। अब दुकानदार ने आपको कॉपी और पेन दे दी। अब ये आ रही है आपकी कॉपी और ये रहा आपका पेन। तो किस ओर जाएगी? दुकानदार के हाथ से आपकी ओर आई। एरो देख लीजिए, आपने यहाँ पे खड़े खड़े मांग की, भैया एक कॉपी और पेन दे दीजिए, और दुकानदार जो है वो यहाँ से आपको कॉपी और पेन दे रहा है, तो कॉपी और पेन आया आपकी तरफ। अब बदले में आप क्या दोगे? उसके बदले में आप दोगे मुद्रा या पैसे। तो वो किस ओर हुआ बच्चों? ये आपकी तरफ से, मान लेती हूँ 20 रुपए, किस ओर चले गए? तो उस दुकानदार की ओर चले गए। तो एरो देख लीजिए, हुआ या नहीं विपरीत प्रवाह? तो हुआ ना कि वस्तु कॉपी इस तरफ आई और मुद्रा दूसरी तरफ गई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब बोर्ड का क्वेश्चन होता है कि क्यों? तो इस क्यों का जवाब बच्चों सिर्फ एक शब्द में छुपा है, क्योंकि। उसका क्या किया जाता है? भुगतान। मुद्रा के अस्तित्व में आ जाने के बाद, मुद्रा का कहते हैं ना, मुद्रा जब पूरे देशों के द्वारा अपना ली गई है तो आज किसी भी चीज की कीमत हम मुद्रा में ही देते हैं, उसका भुगतान मुद्रा में ही करते हैं। तो इस भुगतान के कारण बच्चों वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर इन दोनों के बीच में भुगतान की बात ही ना आए, मुद्रा में भुगतान की बात ना आए, तो शायद विपरीत ना हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको कोई भी चीज जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो मुफ्त में नहीं मिलती। मुफ्त में दान मिलता है, भेंट मिलता है, उपहार मिलता है, लेकिन बाकी वस्तुएं आपको खरीदनी पड़ती हैं। और खरीदने का अर्थ ही है कि वस्तुओं को लो और मुद्रा को दो। तो आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रवाह की विपरीत दिशा में मौद्रिक प्रवाह होता है, और इसका एक शब्द में कारण है क्योंकि भुगतान की क्रिया की जाती है, और भुगतान करने पर जब वस्तु और सेवा एक ओर आती है तो मुद्रा दूसरी ओर
जाती है। तो ये तो हुआ बोर्ड का एक छोटा सा प्रश्न जो इस टॉपिक से रिलेटेड आता है। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को कौन कौन सा बताया गया है, ताकि हम समझ सके कि द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोला गया तो क्या कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। साथ में अगर त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोली गई तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे, और अगर चतुर्थ क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बोली गई है तो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो चलिए मैं आपको इसके क्षेत्रों को बता देती हूँ। के रूप में भी इसे विदेशों में बताया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के पिलर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो क्षेत्र है बच्चों, जिसे हम आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत पढ़ते हैं, परिवार क्षेत्र। दूसरा है बच्चों उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन करने वाला उत्पादक क्षेत्र, और नियंत्रण और सुविधाएं देने वाला सरकारी क्षेत्र या सरकार क्षेत्र, और पूरे विश्व से हमें जोड़ने वाला शेष विश्व क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र माने गए हैं बच्चों। इन सब के बीच में आपस में संबंध होता है। तो आप याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर उत्पादक और परिवार क्षेत्र के बीच में आय के प्रवाह को पढ़ रहे हैं तो ये हुआ द्विक्षेत्रीय मॉडल। और अगर आप परिवार, उत्पादक और सरकार तीनों को लिए हुए, तीनों जुड़े हुए, तो ये हुआ बच्चों त्रिक्षेत्रीय मॉडल। और अगर परिवार, उत्पादक, सरकार और पूरा विश्व जुड़ा हुआ है बच्चों, सभी जुड़े हुए हैं, तो ये हुआ चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल। तो अब कोई आपके सामने कहे कि द्विक्षेत्रीय मॉडल, तो तुरंत कहिएगा पता है परिवार और उत्पादक क्षेत्र। त्रिक्षेत्रीय मॉडल तो परिवार, उत्पादक और सरकारी क्षेत्र। और चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल कहा जाए आय के चक्रीय प्रवाह का चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल, तो परिवार भी, उत्पादक भी, सरकार भी और शेष विश्व भी। अब हम इसकी बारीकियों को समझेंगे कि वो कौन कौन से पतले धागे हैं जिससे ये जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सर्कुलर फ्लो करते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ बच्चों द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल की। अब इस द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल में मैं आपको मौद्रिक और वास्तविक दोनों ही प्रवाह बताऊंगी कि किधर से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, किधर से मुद्रा का भुगतान होता है। लेकिन उसके पहले आपको इसके एजम्पशंस को जानना जरूरी है, इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं, आखिर ये द्विक्षेत्रीय मॉडल किन परिस्थितियों में काम करता है। तो सबसे पहली जो इसकी मान्यता है या शर्त है इस द्विक्षेत्रीय मॉडल की बच्चों, वो ये याद रखिएगा, ये उन्हीं देशों पर लागू होता है जहाँ की अर्थव्यवस्था बंद होती है। ध्यान रखिए, बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ ये नहीं है कि उत्पादन नहीं होगा, इसका अर्थ है कि उत्पादन होगा, परिवार क्षेत्र तक पहुंचेगा भी, लेकिन बाकी पूरे विश्व से कोई लेना देना नहीं होगा। और इसका अर्थ ये भी है कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप भी नहीं होगा। उत्पादक सामान बनाएगा, परिवार क्षेत्र को बेचेगा, परिवार क्षेत्र उसे खरीदेगा, अपने यहाँ के लोगों को, उत्पादकों के पास काम के लिए भेजेगा। मतलब 2 क्षेत्र बिल्कुल साइलेंट। कौन कौन से? विश्व वाला क्षेत्र और सरकार। इसकी भूमिका सरकार तो होगी उन देशों में, लेकिन उनकी भूमिका इस मामले में साइलेंट रहेगी, वो किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये एजम्पशन याद रखिएगा कि द्विक्षेत्रीय जो मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ बंद अर्थव्यवस्थाओं में ही काम करता है। और जहाँ तक आप सभी जानते होंगे कि बंद अर्थव्यवस्था अब किसी भी देश की नहीं रह गई है। हर देश का भले ही सबसे संबंध ना हो, पर कुछ देशों के साथ संबंध होता है और आयात और निर्यात भी होता है। तो अब समझते हैं इस द्विक्षेत्रीय मॉडल को। तो जब द्विक्षेत्रीय बात कही जा रही है बच्चों, तो आपको सिर्फ 2 ही क्षेत्र लेने हैं। एक और लेना है परिवार
और दूसरी ओर आपको ले लेना है उत्पादक क्षेत्र, या जिसे मैं कहूँ आपकी किताबों में फर्म के रूप में लिखा हुआ है। अब आपको इन दोनों के बीच जो चक्रीय प्रवाह के दो रूप हैं, वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह, वो कैसे होता है इसे समझना है। अगर उत्पादक को उत्पादन करना है तो उसे उत्पत्ति के साधन कहाँ से मिलेंगे? मजदूर कहाँ से मिलेंगे? भूमिपति या भूमि जमीन के मालिक कहाँ से मिलेंगे? पूंजी के मालिक, पूंजीपति या पैसे लगाने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? और साहसी उत्पादन करने वाले लोग कहाँ से मिलेंगे? ये सारे के सारे लोग रहते तो परिवार में हैं, तो ये सब कुछ बच्चों उसे मिलेंगे परिवार क्षेत्र से, जिसे हम अर्थव्यवस्था में कारक के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति के साधनों को हम कारक के नाम से भी जानते हैं। उत्पत्ति के साधन, और उत्पत्ति के साधन को भी यहाँ पे लिख लीजिए कि कौन कौन से। भूमि, तो भूमि के मालिक भूमिपति, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस कहा जाता है, तो इसे ले लीजिए। तो ये सब कुछ इन उत्पादक क्षेत्र को कहाँ से मिलेंगे बच्चों? तो ये मिलेंगे हमको, उत्पादकों को, परिवार क्षेत्र से। तो उत्पत्ति के साधन के रूप में परिवार क्षेत्र ने उत्पादकों को क्या दिया? उत्पादकों को दिए साधन, या जिसे अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कारक। अब ये सारे लोग काम करने के लिए फर्मों तक पहुंचे, तो क्या इसके बदले फर्म कुछ नहीं देगी बच्चों? इसके बदले फर्म देगी, भुगतान करेगी। वो भुगतान उनकी आय के रूप में होगा, उनकी आय के रूप में होगा। ये जितने उत्पत्ति के साधन हैं, वो जो भुगतान करेगी उसको हम लिखेंगे अकारक आय भुगतान। अब ये भुगतान होगा किसमें बिट्टू? तो ये भुगतान होगा मुद्रा में। तो आप समझिए कि यहाँ पर जो प्रवाह हुआ वो कैसा था? वो मौद्रिक था, ठीक। और यहाँ पर जो ये प्रवाह हुआ बच्चों, वो कैसा था? तो वो वास्तविक था। अब एक दूसरे रूप में और देख लीजिए कि परिवार क्षेत्र को मिल गई है आय, और उत्पत्ति क्षेत्र को मिल गए हैं, उत्पादक क्षेत्र को मिल गए हैं उत्पत्ति के साधन। अब क्या होगा? अब परिवार क्षेत्र को चाहिए वस्तुएं और सेवाएं, तो उन वस्तु और सेवाओं को वो कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो वो उन्हें देगा उत्पादक क्षेत्र, ठीक। वस्तु और सेवा, यहाँ पर हो गया वस्तु और सेवा। तो वस्तु और सेवा उसको कहाँ से मिली? परिवार क्षेत्र को उसको मिली उत्पादक क्षेत्र से। तो अब परिवार क्षेत्र क्या करेगा? परिवार क्षेत्र उत्पादकों को इस बात के लिए भाई भुगतान देगा, पैसे देगा। तो आपने देखा कि बड़े आराम से इस द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक ओर वास्तविक प्रवाह हो रहा है तो दूसरी ओर मौद्रिक प्रवाह हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि हमेशा ही जो वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह होता है एक दूसरे के विपरीत होता है। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है जिसमें ये माना जाता है कि उत्पादकों के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि बराबर होती है आय के, और आय बराबर होता है भुगतान या कहें व्यय की। मतलब ये तीनों ही चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि इसकी मान्यता में ये माना गया है कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाएंगी वो पूरा का पूरा परिवार क्षेत्र लेगा, और परिवार क्षेत्र जितना भी भुगतान करेगा वो उत्पादक क्षेत्र उत्पादन कार्य में लगाएगा। इस मान्यता के कारण ये माना जाता है कि मूल्य वृद्धि बराबर होगी आय के और आय बराबर होगा खर्च के, क्योंकि परिवार जितना कमाएगा उतना पूरा खर्च कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है व्यवहारिक रूप से।
सैद्धांतिक रूप से तो सुनने में लगता है कि हाँ सही, छेद हो जाए तो पानी निकलता रहता है। वैसे ही बच्चों, बचत और निवेश के कारण एक ओर तो इसमें लीकेज हो जाता है, रिसाव होने लगता है, और दूसरी ओर बच्चों इसमें कुछ जमा भी होने लगता है। अब उसे समझिएगा कैसे। तो मैं उस बचत और निवेश वाले मॉडल को आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रही हूँ कि समझिए कैसे। तो इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो इन दोनों के बीच एक जो कड़ी है वो निभाती है। जैसे परिवार क्षेत्र या आप ही के घर की जो आय है, क्या पूरी की पूरी खर्च कर दी जाती है? नहीं ना कुछ बचा कर रखा जाता है। तो वो क्या हुआ? बचत। अब उस बचत को आप रखते कहाँ हो? बैंकों में। तो बैंक को दूसरे रूप में कहते क्या हैं? तो हम उसे कह लेते हैं मुद्रा बाजार, जहां पर पर्याप्त मात्रा में मुद्रा मिलती है। अब आप देखिए कि कैसे इस कड़ी से ये दोनों जुड़े हुए हैं। परिवार क्षेत्र अपनी बचत को रख देता है मुद्रा बाजार में, बैंकों में जमा करके। अब ये बैंक या ये जो मुद्रा बाजार है उसे उधार के रूप में बच्चों दे देते हैं उत्पादक क्षेत्र को। तो जो ये माना जा रहा था कि पूरी की पूरी जो आय है वो खर्च कर दी जाएगी, वो खर्च नहीं हुई। यहाँ पर वो हो गया बच्चों रिसाव। ठीक। अब अंतःक्षेपण जिसे इंजेक्शन कहा जाता है वो कहाँ पे हुआ? क्या मिला इसके बदले? तो जब बचत यहाँ पर उधार के रूप में चली गई तो एक और चीज इस मुद्रा बाजार से परिवार क्षेत्र को मिलेगी बच्चों, वो है ब्याज। इसके बदले जो उसने बचत दी है उसके बदले मुद्रा बाजार को उत्पादक क्या देंगे? ब्याज। और ये ब्याज को किसे देगा? परिवार क्षेत्र को। तो ये हो गया बच्चों जमाव, या जिसे इंजेक्शन या जिसे हम कहते हैं अंतःक्षेपण, या बाहरी स्रोतों से आई हुई आय भी इसे कहा जाता है कभी कभी। अब वो अंतःक्षेपण किस रूप में आता है? इन्वेस्टमेंट के रूप में, निवेश के रूप में आता है बच्चों। अब इसे एक और तरीके से समझिए कि सेम इसी तरह यह जो उत्पादक क्षेत्र है वह भी अपनी बचतें कहाँ जमा करेगा? वह भी अपनी बचतें जमा करेगा मुद्रा बाजार में। तो उसने अपनी बचतें मुद्रा बाजार में जमा की तो यहाँ पे हो गया बच्चों रिसाव। लेकिन अगर निवेश किया गया है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, अगर पूंजीगत वस्तुएं खरीदी गई हैं जिसके कारण आय का सृजन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अंतःक्षेपण। तो बहुत आसानी से ये जो बचत है, आप हमेशा याद रखिएगा कि आय के चक्रीय प्रवाह में जो छेद करने का काम, रिसाव करने का काम, लीकेज करने का काम करता है वो होता है बचत। और उस लीकेज को बंद करने का जो काम करता है वो होता है बच्चों अंतःक्षेपण। और अगर मैं इसकी परिभाषा करूं तो जब किसी कारणवश आय के चक्रीय प्रवाह में मुद्रा जितनी गई थी उतनी वापस नहीं आ पाती तो इसे रिसाव कहते हैं। और जब अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में कहीं बाहर से मुद्रा आ जाती है तो इसे कहते हैं बच्चों अंतःक्षेपण। जैसे आप सिंपल समझ लीजिए कि हमारे भारत देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बाहर का इन्वेस्टर आया, विदेश से कोई व्यक्ति आया और उसने भारत के किसी फर्म में पैसा लगा दिया, तो ये स्थिति क्या होगी बच्चों? अंतःक्षेपण। क्योंकि वो पैसा तो हम गिन ही नहीं रहे थे, हम तो अपने उत्पादन और परिवार क्षेत्र में लगे हुए थे। तो बाहर से किसी इन्वेस्टर ने आकर पैसे डाल दिए हमारे आय के चक्रीय प्रवाह में, तो ये हो गया अंतःक्षेपण। इसे कहेंगे निवेश। और किसी कारणवश हमको जितनी आय मिल रही है, जैसे 20,000 या 10,000, मैं पूरा खर्च नहीं कर रही हूँ, 2,000 बचा के रख लेती हूँ, कभी कहीं रख देती हूँ, कभी बैंक में रख देती हूँ,
तो जितना मुझे मिला मैंने वापस अर्थव्यवस्था को नहीं दिया, बचा कर रख लिया, तो वो है रिसाव। और ये आपको हर त्रिक्षेत्रीय, चतुर्क्षेत्रीय किसी भी तरह के मॉडल में आपको ये पढ़ना ही है। तो बस एक शब्द से याद रखिएगा, रिसाव मतलब बचत किया जा रहा होगा, अंतःक्षेपण मतलब कहीं बाहर से पैसा आया होगा, निवेश किया गया है, चाहे मशीन के रूप में किया जाए, पैसे के रूप में किया जाए, किसी भी रूप में निवेश हुआ है। तो निवेश से ही अंतःक्षेपण होता है और बचत से ही रिसाव होता है। अब हम बात करेंगे सरकार क्षेत्र को जोड़ते हुए त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के मॉडल की। और बच्चों, ये देखने में किताबों में जितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना, बिल्कुल वैसा नहीं है। बस आपको कुछ फैक्ट्स मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक और परिवार क्षेत्र लिख देते हैं, और यहाँ मैं लिख दूं कि हम पढ़ रहे हैं त्रिक्षेत्रीय मॉडल, थ्री सेक्टर। ठीक, अब ये परिवार क्षेत्र से ऊपर की तरफ लिखिएगा ताकि फ्लो बनाते समय काफी अच्छे से ये समझ में आए। ये रहा सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। और एक और हो गया बच्चों उत्पादक क्षेत्र। इसे थोड़ा नीचे लिखिएगा ताकि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाए। अब एक एक चीज को ध्यान देना है। इसके त्रिक्षेत्रीय मॉडल बनाने के लिए आपको पहले देखना है कि इस सरकारी क्षेत्र से क्या क्या चीजें मिलती हैं उत्पादक को, और क्या क्या चीजें सरकारी क्षेत्र देता है उत्पादक को। ठीक, तो अब लेने और देने का हिसाब कर लेते हैं, और ठीक वैसे ही परिवार क्षेत्र से भी लेने और देने का हिसाब कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या सरकारें वस्तु और सेवाओं का उपभोग नहीं करती? क्या सरकार सड़क बनाने के लिए गिट्टी वाले से गिट्टी नहीं खरीदती, डामर वाले से डामर नहीं खरीदती? खरीदती है ना। तो आप कह सकते हैं कि सरकार उत्पादक क्षेत्र से वस्तु और सेवा को लेती है। तो चलिए हम दर्शा देते हैं इसे इस रूप में। क्या गया बच्चों? वस्तु और सेवा। कहां से गया? उत्पादक क्षेत्र की ओर से सरकार को चला गया वस्तु और सेवा। तो एक तरह से बच्चों वस्तु और सेवाएं सरकारी क्षेत्र तक पहुंच गई। और क्या चीजें हैं जो सरकार की तरफ से इसे पहुंचेंगी उत्पादक क्षेत्र को? तो आप इसे भुगतान और सेवा, ये दोनों इसमें समाहित होते हैं। लेकिन इसके अलावा सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को जो देता है बच्चों, उसे हम सब्सिडी या अनुदान कहते हैं। उनका व्यापार बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से छूट मिलती है, अनुदान मिलती है, सरकारी सहायता मिलती है। अब जब उन्हें अनुदान मिलता है बच्चों, तो उसके बदले क्या उत्पादक की तरफ से सरकार कुछ नहीं लेती होगी? बिल्कुल लेती है। वो उत्पादक पे लगाती है कर, तो एक तरह से कर के रूप में पुनः भुगतान कहाँ हो गया? सरकारी क्षेत्र को। तो तीन रूप में आपको इसे समझना है कि एक और तो वस्तु और सेवाओं पे खर्च होता है, वस्तु और सेवाएं उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र तक पहुंचती हैं, सरकार उत्पादक क्षेत्र को अनुदान देती है और बाद में फिर उत्पादक क्षेत्र उन्हें कर देता है। तो ये रहा तीन तरह से उनके बीच का संबंध। और ठीक इसी तरह के संबंध को बच्चों देख लेते हैं परिवार और सरकारी क्षेत्र के बीच भी। अब सरकार को जो हस्तांतरण भुगतान हम कहते हैं, यहाँ पर मैं बता दूं, हस्तांतरण भुगतान का मतलब होता है बच्चों वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, जो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार परिवार क्षेत्र को देती है। उस हस्तांतरण भुगतान को सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप भूले नहीं। हस्तांतरण भुगतान का अर्थ ही होता है बच्चों पेंशन, सहायता,
जितनी भी अटल आवास या इस तरह की कोई भी सहायता या किसी तरह का जो भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता है उसे हम कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। और जब सरकार की तरफ से परिवार क्षेत्र को ये मिलता है तो क्या परिवार क्षेत्र कुछ नहीं देता होगा सरकार क्षेत्र को? बिल्कुल देता है, और वो है कर। तो यहाँ पर कर के रूप में राशि सरकार के पास पहुंच गई। अब इन दोनों के भी संबंध को आपको दर्शाना होगा कि परिवार क्षेत्र से उत्पादक को मिलते हैं कारक, या जिसे हम कहते हैं साधन, और उसी के साथ आपको दर्शाना होगा कि उन साधनों का भी होता है भुगतान। साधन मिलते हैं, ठीक, और उन साधनों का क्या किया जाता है? भुगतान। और वस्तु और सेवाएं जो हैं वो उत्पादक क्षेत्र से परिवार क्षेत्र तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पर आप डाल दीजिए कि भुगतान और वस्तु और सेवा ये उत्पादक क्षेत्र दे देता है परिवार क्षेत्र को, और परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को दे देता है कारक या साधन उसके उत्पादन कार्य के लिए। लेकिन उसके बावजूद एक और ऐसी कड़ी है जिससे ये तीनों जुड़े रहते हैं बच्चों, जिसे हमने अभी देखा था, मुद्रा बाजार, या जिसे हम वित्त बाजार भी कहते हैं। इससे कैसे जुड़े रहते हैं तीनों, आइए इसे भी मैं स्पष्ट कर देती हूँ आपको। तो आप समझिए, क्या सरकार को उधार की जरूरत नहीं पड़ती है ना? क्या परिवार को उधार की या ऋण की जरूरत नहीं पड़ती है ना? तो आप ठीक वैसे ही इस बात को लिखेंगे कि परिवार अपनी बचतें दे देता है मुद्रा बाजार को और उसके बदले प्राप्त करता है उधार। ठीक ऐसा ही है कि उत्पादक क्षेत्र भी अपने बचतें जमा कर देता है बैंक में, या कहिए कि मुद्रा बाजार में भेज देता है बचत, और वो वहां से भी प्राप्त करता है उधार। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती? बिल्कुल, सरकारी पैसे भी तो देश के केंद्रीय बैंक में जमा होते हैं। तो आप यहाँ भी दर्शाइए कि सरकार भी अपनी बचत को जमा करती है मुद्रा बाजार में और बदले में जरूरत पड़ने पर लेती है उधार। तो इन तीनों को एक सूत्र में बांधने का काम जो कर रहा है वो है वित्त बाजार या मुद्रा बाजार। तो बहुत कठिन नहीं है बच्चों, अलग अलग करके समझिएगा कि उत्पादक क्षेत्र से क्या क्या चीजें सरकार को मिलती हैं और सरकार उसके बदले क्या देती है। परिवार क्षेत्र से क्या चीज सरकार को मिलती है और सरकार उसके बदले क्या देती है। बस इसे समझकर जब आप बनाएंगे तो त्रिक्षेत्रीय मॉडल भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब आइए इसी के साथ हम देख लेते हैं चार क्षेत्रीय मॉडल को। लेकिन इसमें बच्चों अगर रिसाव और अंतःक्षेपण कोई पूछ तो आप क्या लिखोगे? बचत जो की जा रही है वो वास्तव में क्या है? रिसाव, या जिसे आप कहोगे लीकेज, ठीक। और जो पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं फिर बाहर की तरफ से कुछ भी, जैसे सरकार अनुदान दे रही है या उधार प्राप्त हो रहा है, तो ये हो जाएगा अंतःक्षेपण। निवेश कहीं से भी प्राप्त हो वो हो जाएगा अंतःक्षेपण। अब इसी के साथ बच्चों चतुर्क्षेत्रीय मॉडल को समझने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं हम अपने बोर्ड पे, और उसमें भी सेम यही प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। सभी के साथ जो हमारे संबंध है उसे तो बताएंगे ही, बस एक आखिरी क्षेत्र के रूप में हम जोड़ लेंगे विश्व को, और यहाँ पे मुद्रा बाजार का नाम बदल कर हो जाएगा पूंजी बाजार। तो आप पहले एक सिधाई में लिख लीजिए परिवार क्षेत्र, दूसरी तरफ लिख लीजिए उत्पादक, इससे थोड़ा ऊपर में लिखिए सरकार, और इससे थोड़ा अलग लिखिए विश्व जो हमारा है चतुर्थ क्षेत्र। अब इसके फिर से प्रोसीजर को जो त्रिक्षेत्रीय मॉडल में आपने पढ़ा था उसे ज्यों का त्यों लिख दीजिए बच्चों, और इसी के साथ यहाँ पर बीच में कड़ी के रूप में लिखिए पूंजी बाजार। जैसे ही ये पूंजी बाजार ये बन जाए तो बस अब आपको संबंध जोड़ना प्रारंभ करना है।
सरकार और उत्पादक क्षेत्र का संबंध 3 तरह का होता है। आप पहले 3 तरह की लाइनें बना लीजिए ताकि आपका ये मॉडल अच्छा भी दिखे। ये 3 तरह का बन गई लाइनें। और परिवार क्षेत्र और सरकार का जो संबंध होता है वह 2 रूपों में परिभाषित किया गया है। तो आप पहले ये 2 रूप का ये बना लीजिए। अब याद कीजिए कि उत्पादक क्षेत्र से क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा वस्तु, सेवा, व्यय। उसके बाद तो ये वस्तु और सेवाएं किस ओर से किस ओर जाती हैं? उत्पादक से सरकार, तो आपने लगा दिया एरो। उसके बाद सरकार से उत्पादक को क्या मिला? अनुदान, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अनुदान। सरकार ने दिया उत्पादक क्षेत्र को, इसलिए एरो इस तरह से। उसके बाद उत्पादक ने क्या दिया सरकार क्षेत्र को? तो उत्पादक ने दे दिया कर। तो ये बन गया ना कितनी आसानी से। अब ठीक वैसे ही परिवार क्षेत्र से जोड़ने की कोशिश कीजिए बेटा कि परिवार क्षेत्र को सरकार से क्या मिलता है। तो मैंने कहा ना उसे मिलता है हस्तांतरण भुगतान। तो आपने यहाँ पे दर्शा दिया हस्तांतरण भुगतान किस ओर से किस ओर? सरकार की तरफ से परिवार को। पेंशन और हर तरह का जो सहायता है उसे हम हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत रखेंगे। इसके बदले परिवार क्या देता है सरकार को? तो वो देता है कर। अब आप जब यहाँ जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 2 लकीरों से जोड़ना है कि बचत गई यहाँ, उधार आया इस ओर। ठीक वैसे ही बचत जमा हुई पूंजी बाजार में और उधार इस ओर। तो बचत और ये हुआ उधार। उसी तरह सरकार ने भी अपनी बचत डाली पूंजी बाजार में और इसके बदले क्या प्राप्त किया? उधार। तो इस तरह कितनी आसानी से आपका ये बनता चला जा रहा है। पहले इसे कंप्लीट कीजिए, फिर विश्व को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब एक बार फिर से परिवार क्षेत्र से उत्पादक को क्या मिला? उत्पादक को मिले साधन, और उसी के साथ उत्पादक ने परिवार क्षेत्र को क्या दिया? तो उत्पादक ने परिवार क्षेत्र को दिया वस्तु और सेवा, और परिवार क्षेत्र ने क्या किया? खर्च। तो आप बड़े आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं कि साधन उत्पादक क्षेत्र की तरफ गए और वस्तु और सेवा किस ओर आई? परिवार क्षेत्र की ओर। आप भुगतान और आय के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब जो चौथा क्षेत्र है वो किससे जुड़ा है? तो वो चौथा क्षेत्र बच्चों इन दोनों से डायरेक्ट जुड़ा है। इसलिए आप जब भी चतुर्थ क्षेत्रीय मॉडल बनाइए तो आप विश्व को इन्हीं दोनों से जोड़ने का प्रयास करेंगे, परिवार से नहीं, क्योंकि उत्पादक और सरकार से जुड़ने के बाद वो परिवार क्षेत्र से ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि विश्व का एक उत्पादक से क्या संबंध होता है। तो उत्पादक करता है निर्यात विश्व को। ठीक, तो आप यहाँ पर दर्शा दीजिए कि यहाँ पर उत्पादक क्षेत्र ने विश्व को क्या किया? निर्यात किया। और विश्व से दूसरे देशों से क्या वस्तुओं को मंगाया? तो जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आयात। कि वो आयात उसे किससे प्राप्त हुआ? विश्व से। अब इन दोनों चीजों का यहाँ पे तो हो गया वस्तुओं का प्रवाह। अब इसका भुगतान और प्राप्ति कहाँ से होगी? तो इसकी भुगतान और प्राप्ति में इस्तेमाल होगा सरकारी खाता। तो अब आपको जोड़ना पड़ेगा कि आपने जोड़ा है कि इसने निर्यात किया, तो निर्यात से हमारे देश को प्राप्ति मिलेगी। तो आपको यहाँ पे दर्शाना होगा बच्चों कि यहाँ पर मिल गई प्राप्ति। और ठीक वैसे ही यहाँ से सरकार क्षेत्र की तरफ से जो भी आयात किया जाता है उसका करना होता है भुगतान। तो यहाँ आप दर्शा देंगे भुगतान को। तो देखा आपने, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो कितना सरल है अगर क्रमबद्ध रूप से हम इसको देखें तो चलिए इसी के साथ इस आय के चक्रीय प्रवाह को समझिएगा। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान होता है। और साथ ही बच्चों, इसी के साथ आपका यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है
तो इसे देखिए, समझिए, चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।